बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। वीडियो कुछ लेंथी हो सकती है, उसकी वजह यह है कि किडनी फेलियर की बहुत सी टाइप्स और बहुत सी डायमेंशंस हैं और हर टाइप का इलाज डिफरेंट वे से होता है और उसकी प्रोग्नोसिस यानी उसके आउटपुट इलाज की क्या होगी वो भी डिफरेंट होती है। इसकी कुछ टाइप्स काबिल इलाज हैं जिनको एलोपैथी में भी काबिल इलाज समझा जाता है और कुछ इसकी ऐसी टाइप्स हैं जिनको एलोपैथी में नाकाबिल इलाज समझा जाता है, जबकि होम्योपैथी में वो काबिल इलाज हैं और उस तरह के केसेस होम्योपैथी में शिफायाब हो सकते हैं और होते रहते हैं। तो जब तक आपको इन सारी डिटेल्स का इल्म न हो कि पेशेंट किस टाइप का है या मरीज़ को ख़ुद और उसके लवाहिकीन को इल्म न हो कि ये पेशेंट किस टाइप का है और इसका इलाज सही कहाँ से हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप इस तरह के पेशेंट के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते। किडनी फेलियर की टाइप्स और ट्रीटमेंट की तफसीलात में जाने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि इस हवाले से यानी गुर्दे फेल होने के हवाले से होम्योपैथी की कुछ दवाएं टोटका टाइप या नुस्खा टाइप दवाएं मशहूर हैं जो आम छोटे मोटे होम्योपैथ भी लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं और कुछ लोग ख़ुद नेट से ढूंढ के या इधर उधर से लोगों से पूछ के मार्केट से ख़ुद परचेज़ करके इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनमें से एक दवा एल सीरम भी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज तक मेरे पास किसी पेशेंट को इस तरह की किसी टोटका टाइप मेडिसिन से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हम आते हैं किडनी फेलियर की टाइप्स की तफसील में। बुनियादी तौर पर एलोपैथी में इसको दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 एक्यूट किडनी फेलियर या जिसको आजकल एक्यूट किडनी इंजरी भी कहा जाता है, और नंबर 2 क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर को अगर आप ख़ुद भी नेट पर सर्च करें तो एलोपैथी में भी इसको काबिल इलाज समझा जाता है। ये रिवर्सेबल होते हैं, ये केसेस ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात इनकी सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से यही केसेस आगे क्रॉनिक किडनी फेलियर में चले जाते हैं। अगर शुरू में सही ट्रीटमेंट हो जाए तो ये शिफायाब हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स वो कुछ केसेस ठीक करते हैं, उनके पास कुछ केसेस शिफायाब होते हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमने क्रॉनिक किडनी फेलियर का केस ठीक कर लिया है, जबकि हकीकत में वो क्रॉनिक नहीं होता, वो एक्यूट किडनी फेलियर का केस होता है स्टार्ट के हवाले से, अपनी बिगनिंग के हवाले से, और उसकी सही ट्रीटमेंट ना होने से वो लंबा हो जाता है। मतलब 6 महीने साल गुजर गया और ये तसव्वुर किया गया कि अब ये क्रॉनिक केस बन गया है, जबकि बेसिकली वो क्रॉनिक होता नहीं है अपनी टाइप के लिहाज से। एक्यूट के ऊपर तो ये इत्तेफाक है कि ये काबिल इलाज होते हैं ये केसेस, लेकिन क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में आप जहाँ से भी पूछेंगे या नेट से सर्च करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि ये इर्रिवर्सिबल और नाकाबिल इलाज होते हैं। चूँकि एलोपैथी में किडनी फेलियर को सिर्फ एक्यूट और क्रॉनिक में तकसीम किया जाता है और क्रॉनिक को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये नाकाबिल इलाज हैं, जबकि होम्योपैथी में आगे क्रॉनिक की भी फर्दर क्लासिफिकेशन मौजूद है। क्रॉनिक किस वजह से बना, क्या वो वजह परमानेंट है, क्या उसका कोई इलाज किया जा सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर केस क्रॉनिक है और उसकी वजह वो कोई रिवर्सेबल वजह है तो फिर उसका इलाज हो सकता है। तो क्रॉनिक किडनी फेलियर में वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जिनको आम मेडिकल सिस्टम में नाकाबिल इलाज तसव्वुर किया जाता है, जबकि होम्योपैथी में उनका इलाज मौजूद है, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं एक्यूट किडनी फेलियर की। एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी को आगे 3 टाइप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पेरिरीनल कॉजेज़, नंबर 2 इंट्रिंसिक कॉजेज़, नंबर 3 पोस्ट रीनल कॉजेज़। पेरिरीनल कॉजेज़ ऐसे असबाब होते हैं या इस टाइप का किडनी फेलियर होता है जिसमें इटसेल्फ गुर्दे ख़राब नहीं होते, बल्कि गुर्दों के पीछे बॉडी के अंदर कोई ऐसी ख़राबी आती है जिस ख़राबी की वजह से
आगे गुर्दों का फंक्शन डिस्टर्ब होकर या गुर्दे ब्लॉक होकर काम करना छोड़ जाते हैं। परीरीनल कॉजेज़ में सबसे पहले जो है उसके असबाब कह लें या उसकी वजह कह लें, वो है बहुत सवीयर किस्म की ब्लीडिंग। बहुत सवीयर किस्म की ब्लीडिंग हो जाए तो गुर्दों को आगे ब्लड सप्लाई नहीं होता, उस वजह से गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं। दूसरी वजह इसकी हो सकती है इंतहाई सवीयर किस्म का डायरिया, और तीसरी वजह इसकी हो सकती है इंतहाई सवीयर किस्म की वोमिटिंग। होम्योपैथी में इन तीनों वजूहात को एक ही कैटेगरी में शुमार किया जाता है, और इसके लिए हमारी जो इस्तिलाह या रूब्रिक इस्तेमाल होती है वो है लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड्स या लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो उसमें हमारी जो दवाएं काम आ सकती हैं या आती रहती हैं, उसमें नंबर 1 पे फास्फोरस है, नंबर 2 आर्सेनिक, नंबर 3 प्लम्बम, नंबर 4 डिजिटैलस, और उसके बाद आगे चाइना वगैरह या पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक क्यूप्रम आर्स वगैरह मेडिसिन हो सकती हैं। और एक्यूट किडनी फेलियर में नंबर 4 पे है सेप्टिक शॉक। अगर ब्लड सेप्टिक हो जाए और वो बहुत तेज़ी से हो रहा हो तो उसमें भी किडनी फेलियर का ख़तरा होता है, और उसमें हमारी दवाएं कौन कौन सी काम आती हैं? एपिस्मेल, आर्सेनिक, बेलाडोना, कार्बोलिक एसिड, टेरीबंथीना, अमोनियम कार्ब, बैप्टीशिया, हेलीबोरस, हायोसाइमस, ओपियम, फास्फोरस, सट्रामोनियम, वीरेट्रम विराइड, जेल्सीमियम और कालीब्रोमेटम। उसके बाद परीरीनल कॉजेज़ में नेक्स्ट नंबर है एनाफिलैक्सिस की कंडीशन। एनाफिलैक्सिस कहते हैं सवीयर और सडन किस्म के एलर्जिक रिएक्शन को। इसमें बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बाज़ औक़ात बर्निंग भी होती है, रेडनेस होती है, और तमाम बॉडी में एक ड्रॉप्सिकल एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन बन जाती है। और इसमें भी एक्यूट किडनी फेलियर का ख़तरा हो सकता है, तो इसमें हमारी दवाएं काम आ सकती हैं, आर्सेनिक, कार्बोलिक एसिड और एपस वगैरह। उसके बाद परीरीनल कॉजेज़ में नेक्स्ट नंबर है हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर के साथ आगे फिर किडनी फेलियर का भी ख़दशा हो सकता है, और उसमें जो दवाएं हमारी होम्योपैथी में काम आ सकती हैं एकोनाइट, एपस, ग्लूनाइन, लैक्सिस, आर्सेनिक, डिजिटैलस, कालमिया, फास्फोरस, विरेट्रम एल्बम और रस्टॉक्स। परीरीनल कॉजेज़ में नेक्स्ट नंबर है रिएक्शन टू सर्टन टाइप्स ऑफ मेडिसिन सच एज एंजाइम्स इनहिबिटर्स और रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये कुछ ऐसी किस्म की मेडिसिन्स हैं जो बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा कर देती हैं जिसकी वजह से आगे गुर्दे फेल हो जाते हैं या गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं। परीरीनल के बाद नेक्स्ट नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरी टाइप है इंट्रिंसिक कॉजेज़ की। गुर्दे के अंदर कोई ऐसी ख़राबी पैदा होती है जिसकी वजह से गुर्दा काम करना छोड़ जाता है, और उसमें नंबर 1 पे कुछ मेडिसिन्स हैं, स्पेशली नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, कुछ ऐसी एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से सडन किडनी फेलियर का केस बन सकता है। उसके बाद रिएक्शन टू कंट्रास्ट डाई, कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट हैं जिनमें कुछ केमिकलाइज्ड कलर्ड बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वो बाज़ औक़ात जब गुर्दे में पहुंचते हैं तो गुर्दे को ब्लॉक करके किडनी फेलियर का सबब बन सकते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक कॉजेज़ में नेक्स्ट नंबर है लूपस। लूपस एक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, अक्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़, और ये इन्फ्लेमेशन बाज़ औक़ात ट्रैवल करती करती आगे किडनी में चली जाती है और उसकी वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। लूपस की वजह से अगर किडनी फेलियर का केस बन जाए तो उसमें आर्सेनिक, एपस, कालीक्लोर, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, ऑरम म्योर, बेलाडोना, कार्बोलिक एसिड, हैपरसल्फ, हाइड्रोकोटाइल, कालीबाई, काली सल्फ, सैबाइना, लैक्सिस और रस्टॉक्स, ये दवाएं हमारे काम आ सकती हैं। अब रस्टॉक्स हमारी पीछे परीरीनल कॉजेज़ में भी आई है और यहाँ इंट्रिंसिक कॉजेज़ में भी लूपस की वजह से अगर किडनी फेलियर का केस बन जाए तो उसमें भी आ रही है। तो आम तौर पर रस्टॉक्स किडनी फेलियर के केसेस में होम्योपैथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर आप कॉज को और पेशेंट की कंडीशन को समझते होंगे तो फिर आप दवाओं के नाम पर नहीं जाएंगे, बल्कि आप उसकी बेहतरीन सिमिलर मेडिसिन तजवीज़ करेंगे जिससे मरीज़ शिफायाब हो जाएगा। लूपस के बाद आगे नेक्स्ट नंबर है
इंट्रिंसिक कॉजेज़ में सडन इन्फ्लेमेशन, बाज़ औक़ात किडनी के अंदर इतनी सवियर और सडन किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं। और होम्योपैथी में इस कंडीशन के लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं, जिनमें से टॉप मोस्ट पर आती हैं एपिस मेलिफिका, कैंथरस, बेलाडोना, क्यूप्रम, पलम्बम, टेरीबंथीना वगैरह। और डेफिनेटली पेशेंट की सिम्टम और कंडीशन के मुताबिक इसके अलावा कोई और मेडिसिन भी हो सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी के परीरीनल कॉजेज़, इंट्रिंसिक कॉजेज़ के बाद आगे आते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज़। पोस्ट रीनल कॉजेज़ ऐसे असबाब को कहा जाता है कि गुर्दे तो ख़राब नहीं हुए लेकिन गुर्दों से आगे, यानी परीरीनल में गुर्दों से पीछे बॉडी में कोई ख़राबी थी, अब पोस्ट रीनल में गुर्दों से आगे कोई ऐसी ख़राबी बन गई यूरिनरी ट्रैक्ट में जिसकी वजह से गुर्दे काम करना छोड़ गए। तो उनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? बहुत बड़े स्टोन्स अगर बन जाएं, लार्ज स्टोन्स, और उनकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और गुर्दे काम करना छोड़ सकते हैं। और स्टोन्स की होम्योपैथी में बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त दवाएं मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा काम आने वाली दर्ज झैल हैं अर्टिका यूरिन्स, कैंथरस, बेलाडोना, फास्फोरस, टेरीबंथीना, एपोसाइनम, और ज़ाहिर है इसके अलावा लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्ब और किडनी के ऊपर काम आने वाली पेशेंट की सिम्टम और कंडीशन के मुताबिक कोई और मेडिसिन भी हो सकती है। पोस्ट रीनल कॉजेज़ में लार्ज स्टोन्स के बाद नेक्स्ट नंबर है क्लॉट्स का, कि अगर आगे यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और उसकी वजह से इतनी ब्लॉकेज आ जाती है कि गुर्दे काम करना छोड़ जाए, तो उसके लिए भी होम्योपैथी में बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं, जैसे कि बेलाडोना, आयोसाइमस, कैंथरस, आर्सेनिक, फास्फोरस। और क्लॉट्स के बाद आगे फिर ट्यूमर आते हैं, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो या फिर कोई और ट्यूमर बन जाए, तो उस ट्यूमर की वजह से भी बाज़ औक़ात इतनी सवियर ब्लॉकेज आ जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कि उसकी वजह से गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं। और ट्यूमर्स भी आप सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादा रेलेवेंट मेडिसन दर्ज झैल हैं कोनियम, फास्फोरस, फेरम आयोडाइड, यूकलिप्टस, लेक्सिस, मेडोरिनम और थूजा। और ज़ाहिर है ट्यूमर्स पर काम आने वाली इसके अलावा कोई और मेडिसिन भी हो सकती है।